गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। हाँ सर, सब बढ़िया। बच्चों आज हम लोग जो मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में क्लास 11 का पार्ट 4, वो भी किस चैप्टर का? थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का। और उसमें जो मेरा टॉपिक आज होगा बच्चों, लास्ट टॉपिक है वो रियलाइजेशन और कंजर्वेटिज्म यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या फुल डिस्क्लोजर और मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और आज ही आप लोगों का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसका चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, स्टार्ट करिए। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? रियलाइजेशन की। किसकी बात करूं? रियलाइजेशन। सर मैंने कहा क्या? रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इसकी इंग्लिश मीनिंग पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे तो अवेयर ऑफ समथिंग, लेकिन हम लोग इसकी अकाउंटिंग मीनिंग पे जाएंगे, ठीक है ना। इसकी अकाउंटिंग मीनिंग क्या होती है? तो बच्चों अकाउंट में रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इनकम को हम लोग किस वक्त रिकॉर्ड करेंगे। एक पॉइंट की बात, इनकम को हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे। यानी जो बिजनेस होता है बच्चों, बिजनेस, ठीक है ना। तो बिजनेस होता है, बिजनेस का नेचर कई तरीके का हो सकता है। जैसे ये है बिजनेस। अब बिजनेस का नेचर क्या हो सकता है? या तो ये गुड्स एंड सर्विस में डील करता हो, बोलिए हाँ, यानी गुड्स देता हो, या तो ये सर्विस प्रोवाइड करता हो, ठीक है ना। अच्छा, या तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम करता हो। तो कहने का मतलब ये कोई भी एंटिटी कोई भी हो, या गुड्स, जैसे हमारे दुकान पे हम लोग जाते हैं ना, सामान खरीदते हैं, उस तरीके का कोई शॉप हो सकता है। या तो हम लोग सर्विस जैसे एजुकेशनल हुआ, यानी आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पर फीस देते हैं कि नहीं फीस देते हैं। तो कहने का मतलब जो गुड्स बेचता है वो इनकम को कब इनकम माने, कब रिकॉर्ड करे। जो सर्विस सेक्टर है वो कब इनकम को रिकॉर्ड करे, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इनकम को कब रिकॉर्ड करे, ठीक है ना। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट में यानी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में हम लोग यही सीखेंगे कि क्या होता है ये, और कब हम लोग इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सा फंडा, इनकम को हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे। तो कहा गया कि अकाउंटिंग में क्या, इसको कहा गया कि अकाउंटिंग में क्या होता है रियलाइजेशन का मतलब? द एक्ट रिकॉर्डिंग इनकम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बस, ठीक है ना। तो कहा गया कि कितने मेथड होते हैं। तो कितने मेथड होते हैं बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के इनकम को? तो मैंने कहा बच्चों आइए देखते हैं कितने तरीके के मेथड होते हैं। तो कहा गया वेरियस मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग इनकम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से मेथड से हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्या इनकम को, कब कब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए बच्चों 3 मेथड होते हैं बेसिकली, जो मैंने अभी ऊपर बताया, पहला, दूसरा, तीसरा। हम लोग बात करेंगे किसकी पहले? सर आप बात करिए सबसे पहले एक्रूअल मेथड की। चलिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो इसके बारे में बात करें तो अच्छा लगेगा। तो एक्रूअल मेथड हो गया। अच्छा, दूसरा जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो होता है कैश मेथड से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और तीसरा मेथड जो हो गया वो क्या हो गया? मैंने कहा बच्चों तीसरा मेथड जो है वो क्या है? वो है वर्क कंप्लीशन मेथड। कौन सा मेथड? वर्क कंप्लीशन मेथड। वर्क कंप्लीशन मेथड। इनकम को हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे? अब देखिए बहुत ध्यान से बच्चों, एक्रूअल मेथड में क्या होता था, इसमें हम लोग बात करेंगे। ये एक्रूअल मेथड किस में डील करता है? नॉर्मली ये गुड्स में डील करता है। किस में? गुड्स में। जैसे मैंने ऊपर अभी बताया आप लोगों को एक्रूअल मेथड, यानी आपने देखा होगा जैसे एक दुकानदार है, शॉपकीपर है। ये कौन है? एक बंदा कोई है शॉपकीपर। तो शॉपकीपर है, वो सामान बेच रहा है किसी को। किसको बेच रहा है? किसी कस्टमर यानी कंज्यूमर को बेच रहा है। चलिए कंज्यूमर को इसने सामान बेचा, ठीक है ना। तो जब इसने गुड सोल्ड किया, इसको गुड सोल्ड किया, मान लीजिए इसने गुड सोल्ड किया, इसको कितने का? गुड सोल्ड किया ₹10,000 का, ठीक है ना। तो गुड सोल्ड किया इसने 10,000 रुपीज़ का। तो कहा गया कि जो ही इसने गुड्स सोल्ड किया, जो ही इसने अपने गुड्स को इसको बेचा, फौरन वो बिजनेस के लिए यानी इसके लिए इनकम हो गया। अब ये कस्टमर या तो इमीडिएटली पेमेंट करे, तुरंत पेमेंट करे या ना करे, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है ना। यानी या तो वो कैश पे करे, इमीडिएटली कैश पे कर दे, या कब पे करे, वो फ्यूचर में पे करे, यानी वो क्रेडिट पे वो खरीद ले सामान को। तो मेरे लिए यानी इस शॉपकीपर के लिए वो इनकम फौरन हो जाएगा, ठीक है, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। यहां पर इससे कोई मतलब नहीं ये कैश रिसीव कर रहा है या कैश रिसीव नहीं कर रहा है। बात समझ में आई बच्चों? तो यहीं पर कह देंगे हम लोग, क्या कहेंगे? सेल्स
हैज़ बीन मेड। इनकम हो गई बच्चों, इनकम हो गई, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब वो पैसा या तो तुरंत आपको मिले या तो बाद में मिले, ठीक है ना सर। अगर नहीं मिलेगा तब तो हम बात की बात करेंगे बच्चों, वो तो हम लोग बैड डेट्स उसको मान लेंगे, ठीक है ना, वो बात की बात है। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, आप इनकम कब रिसीव करेंगे, कब इसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने गुड्स सोल्ड किया सामने वाले को, या तो तुरंत ये पैसा दे तब भी आपके लिए इनकम है, या ये बाद में दे तब भी आपके लिए इनकम है। ये कौन सा मेथड बताता था, एक्रूअल मेथड, ठीक है ना। और ये नॉर्मली किस में डील करता है, गुड्स में डील करता है। समझ में आया बच्चों? हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। तो मैंने कहा चलो अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, कैश मेथड। यानी कैश मेथड कौन सी संस्था या कौन सी एंटिटी इसको यूज करती है। तो बच्चों अगर कैश मेथड्स की हम लोग बात करें तो ये पहली बात, ये सर्विस में डील करता है। किस में डील करता है, सर, यानी सर्विस सेक्टर वाले इनकम को कब रिकॉर्ड करते हैं। सर सर्विस सेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो मैंने कहा जैसे एक स्कूल हुआ, ये लीजिए आपका स्कूल, ठीक है ना, स्कूल कब इनकम को इनकम कहता है। कोई हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटल, ये लीजिए हॉस्पिटल भी बना दिया मैंने, है कि नहीं। एक हॉस्पिटल कब जो है इनकम को इनकम कहता है, कब कहता है कि वो इनकम है, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इसी के बारे में बात करता है बच्चों आपसे। तो आप जब कोई इनको स्कूल, आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपसे जब ये पैसा रिसीव कर लेगा, या हॉस्पिटल डॉक्टर जो होते हैं जब पैसा रिसीव कर लेते हैं तब जो है इनको इनकम मानते हैं। यानी अगर आपने ये कहा बाद में पैसा देंगे तो इसको इनकम मानने वाले ये नहीं है, इनकम उसी वक्त मानेंगे जब ये पैसा रिसीव करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी यहां पर, यानी इनकम ये कब इसको इनकम मानेंगे, व्हेन फीस इज रिसीव्ड। ये कब मानेंगे इनकम, व्हेन फीस हैव बीन रिसीव्ड, हैव बीन रिसीव्ड। यानी जब रिसीव चुका होगा, इनको पैसा मिल चुका होगा, तब जाकर के ये जो है कहेंगे भैया ये इनकम है, ठीक है ना। तो ये कैश मेथड में। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस मेथड से आपको क्या पता चलेगा कि हम लोग कब इनकम को रियलाइज कर रहे हैं। कैश मेथड में तो मैंने कहा सर्विस सेक्टर कब इनकम को रियलाइज करेगी, जब वो उसको रिसीव करेगी, ठीक है ना। हाँ सर, बात समझ में आ रही है। अच्छा, वर्क कंप्लीशन मेथड बच्चों। अब वर्क कंप्लीशन मेथड क्या कहेगा, है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे मान लीजिए आप एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, आप उसको बनवाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने अभी सिर्फ और सिर्फ नीचे की ये आधी फ्लोर आपने इसको कंस्ट्रक्शन करवाई है, ठीक है ना। तो पहली बात हम यहाँ को बता दें कि ये कौन सा, ये काम कौन करता है। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है ना बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी की क्या बात होती है, मान लीजिए इसने जो 10 करोड़ का इसने प्रोजेक्ट लिया, यानी इस बंदे ने, कोई किसी बिजनेस ने, इस हम इधर भेज दिए क्या इसको, वो काम करते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए बिजनेस है और बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो इधर मैं इस बार बिजनेस हमेशा इस तरफ रखता था, इस बार मैंने इसको इस तरफ रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए बिजनेस है और वो कंस्ट्रक्शन का काम करवाती है। तो इन लोगों ने मिल करके 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लिया, या मान लीजिए 50 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लिया, ठीक है ना। तो 50 करोड़ का इन्होंने जब प्रोजेक्ट लिया तो कहा गया कि जितना वर्क कंप्लीट हुआ, तो बताइए 50% वर्क कंप्लीट हुआ ना, तो 50% वर्क कंप्लीट हो गया। तो ये लोग इनकम को सिर्फ कितना इनकम ट्रीट करेंगे, ये लोग कितना सिर्फ इनकम ट्रीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो लोग 50 करोड़ का आधा, यानी 25 करोड़ रुपीस जो है सिर्फ और सिर्फ ये इनकम को ट्रीट करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये बच्चों की इनकम को कब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट इतना कहता है। और मैंने आपको बता दिया कि एक एक्रूअल मेथड के थ्रू हम लोग इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, एक कैश मेथड के थ्रू हम लोग इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, और एक आपका वर्क कंप्लीशन के मेथड के थ्रू हम लोग इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो गुड्स वाले में क्या होता था, जब गुड्स रिसीव कर फॉरन हम लोग सेल कर दिया, हमने गुड्स सोल्ड कर दिया, फॉरन मैं उसको इनकम मान लूंगा, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले। लेकिन अगर बात आई सर्विस में, तो सर्विस में जब तक हमको कैश नहीं मिल जाता तब तक हम उसको इनकम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात आई वर्क कंप्लीशन मेथड में, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, जितना वर्क वो कंप्लीट करती है सिर्फ और सिर्फ उतने को ही इनकम कहती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि मान लीजिए हाफ यहाँ पर हाफ वर्क कंप्लीट हुआ, तो क्या कि हाफ वर्क कंप्लीटेड, देन इनकम इज कितना यहाँ पर है, इनकम इज 25 करोड़, बस काम खत्म। तो जितना यहाँ पर कंप्लीट होगा वही आपका इनकम होगा। बात समझ में बच्चों। तो ये था आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये किसकी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट किसके बारे में बात करता है, सिर्फ और सिर्फ इनकम को कब रिकॉर्ड करना है। क्लियर? हाँ सर, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करेंगे, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसको कन्वेंशन हम लोग में कन्वेंशन कहते थे, याद करिए, ठीक है ना, या प्रूडेंस कन्वेंशन कहते किसको है बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं ये क्या है।
तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है, हाँ सर बिजनेस है, ठीक है, हम मानते हैं बिजनेस है, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, ये अपने जो फ्यूचर के होने वाले जो लॉसेस हैं, फ्यूचर के जो होने वाले लॉसेस, जैसे ये सोच लेता है यार फ्यूचर में मुझको इतना नुकसान होने वाला है, ये हो सकता है मुझको कोई अचानक ज़रूरत पड़ जाए पैसे की, ठीक है ना, हो सकता है ये कोई केस बिजनेस लड़ रहा हो सकता है वो हार जाए केस, ठीक है ना। तो हम सारे इंसान जो होते हैं बच्चों वो डरे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अकाउंटेंट भी डरा हुआ होता है, यानी अकाउंटेंट को कहा जाता है कि आप डर करके रहना। क्यों डर करके रहना? अकाउंटेंट का मतलब जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी अकाउंटिंग करता है। क्यों डर करके रहना? क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान के लिए आप पहले से ही गुल्लक में क्या करिए इकट्ठा, पैसा इकट्ठा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गुल्लक में इकट्ठा क्या कर लीजिए, पैसा कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको डील कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को, ये फ्यूचर में जो होने वाले लॉसेस हैं बच्चों, उसको क्या करता है, उसको ये रिकॉर्ड करेगा, उसको ये रिकॉर्ड करेगा। लेकिन बच्चों अगर वो फ्यूचर में होने वाला कोई इनकम है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करता, फ्यूचर में होने वाले इनकम को ये रिकॉर्ड नहीं करता। आप रास्ते में आप जा रहे हैं, ठीक है ना, तो रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट देती है, उसके बाद हम सोचते हैं कि यार कोई और चला जाएगा तब हम वहाँ से जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग पहले से ही कंजर्वेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से सिर्फ डरने की बात बताता है, डरे हुए हैं। तो आप क्या करते हैं, जब कोई चला जाता है तब जाकर के आप रास्ता क्रॉस करते हैं। लेकिन अब वहीं आपको कोई ज्योतिषी ये बता दे कि ऐसा है, आप लोग को जो है होने वाले अगले साल में आप बहुत मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, अरबपति, क्या तुरंत पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे, पैसा है नहीं तो खाक खर्च करोगे, तो ठीक है ना। तो वो तो फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर के इनकम को हम लोग नहीं मेजर करते हैं। लेकिन हाँ, फ्यूचर में होने वाले लॉसेज तो उसका हम जो लोग पहले से ही कुछ ना कुछ हम लोग गुल्लक में रिजर्व तैयार कर लेते हैं, प्रोविजन हम लोग बना ही लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हम लोग प्रोविजन बना लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाले जो इनकम है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमको फ्यूचर के बारे में सोचना है। जब इनकम होगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम लोग लॉसेस को पहले ही क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम को, जो होने वाले हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन ये फ्यूचर में इनकम जो लॉस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको हम लोग रिकॉर्ड जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग किस कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करते हैं यहाँ पर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे, यानी प्रूडेंस कन्वेंशन के बेस पे, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग काम करते हैं बच्चों, ठीक है ना। आइए तो हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो कहा गया एक लाइन की बात, इन द अकाउंट्स फॉलो the rule anticipate profit anticipate यहाँ पर no profit but provide for all possible losses while recording business transaction, ठीक है ना, while recording business transaction, ठीक है। तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को ये रिकॉर्ड कर सकता है बच्चों, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कर जाता है ताकि ये अच्छी तरीके से ये सेफ हो सके, बच सके। फ्यूचर में होने वाला अगर कुछ अचानक नुकसान हो जाए, कोई भारी भरकम हो जाए नुकसान, तो उससे क्या कर सकते हैं, वो सेफ रह सकता है। तो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स द अकाउंटेंट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, ठीक है ना, ऑफ प्लेइंग सेफ। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए रिकॉर्ड हम लोग करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक, मेरे पास गोडाउन में माल पड़ा हुआ है स्टॉक, ठीक है ना। तो अब स्टॉक को हम लोग किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उस पर हम लोग रिकॉर्ड करें, या जो इसकी मार्केट प्राइस है उस पर रिकॉर्ड करें। तो कहा गया कि इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम हो आप उसी पे रिकॉर्ड करिए, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में हो सकता है विच एवर लेस। क्यों कहा गया, क्योंकि मार्केट में मान लीजिए आज की उसकी वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है ना, और उसकी कॉस्ट प्राइस जो है आपकी 8 रुपये है। तो अभी बिका हुआ, मेरा स्टॉक बिका हुआ नहीं है ना, मार्केट में उसकी प्राइस 10 रुपये है ना,
तो फ्यूचर में ये अगर बेचेंगे तब मुझको 10 रुपये मिलेगा, लेकिन आज उसकी प्राइस कितनी है 8 रुपये, तो दोनों में कम कौन सा है? ये तो देखिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इसी के बिहाफ पे, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया कि 8 रुपये पे रिकॉर्ड किया उस स्टॉक को, ना कि 10 रुपये का। बात समझ में आई बच्चों? विचएवर इज लेस क्यों किया गया? अच्छा मान लीजिए ये 8 रुपये होता, ये 6 रुपये होता, तो मार्केट में भले नहीं बिका है, तो अब ये सोच लिया अरे यार मार्केट में इसकी वैल्यू 6 रुपये है, 8 रुपये तो इसकी कॉस्ट प्राइस है, हमारे दोनों में सबसे कौन हमारा नुकसान किसमें है? इसमें है, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं हो सकता है 8 रुपये में ना भी हमको कॉस्ट भी ना मिल पाए, तो रिकॉर्ड किस पे करेगा? 6 रुपये पे करेगा। तो बच्चों अकाउंटेंट जो होता है वो क्या करता है? वो सेफ जोन में काम करता है, कहता है कि भैया हम जो है सेफ रहकर काम करेंगे, हम लॉस को पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, हो सकता है कि हमको प्रॉफिट हो ना हो उससे मुझे मैटर नहीं, लेकिन लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, मैं उसको पहले ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लूँगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग बच्चों विचएवर इज लेस हम लोग स्टॉक को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस। और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चों इसी के लिए हम लोग डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सर ये क्या होता है? कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी समझ लीजिए कि बिजनेस ने क्या किया, इन लोगों को माल बहुत सारा गुड्स जो है सोल्ड किया। अब सोल्ड करने के बाद अब क्या सारे के सारे अच्छे लोग होते हैं? क्या सारे के सारे अच्छे लोग होते हैं? सब लोग पेमेंट कर देंगे? हो सकता है इसमें से कोई डिफाल्टर निकल जाए, हो सकता है फ्यूचर में इतना लोग पेमेंट ना करें। मानकर चलिए आप 100% अगर सेलिंग करते हैं, 2-3% ऐसे हो ही जाते हैं डिफाल्टर जो आपका पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पहले से गुल्लक तैयार कर लेते हैं। मैं मान करके चलता हूं कि इतना जो है हमको पैसा मिलने वाला नहीं है, उसके लिए मैं गुल्लक में इकट्ठा पैसा पहले से कर लेता हूं, ताकि मेरा नुकसान जो हो तो मैं इसको पहले से रिकवर करने के लिए तैयार रहूं, ठीक है ना। तो क्या तैयार कर लिया उसने? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कोई भी प्रोविजन जो क्रिएट होता है बच्चों, कोई भी गुल्लक में हम लोग पैसा जो रखते हैं, अपने घर में आप गुल्लक में पैसा रखते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप डरे हुए होते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर में अगर कुछ नुकसान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ बच्चों? हाँ सर, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर ये कॉन्सेप्ट का कन्वेंशन था सर, कन्वेंशन था, वेरी गुड, कन्वेंशन, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। बच्चों ये सारे प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल के 2 पार्ट किए थे हमने, एक कॉन्सेप्ट था एक कन्वेंशन था। कन्वेंशन में ये भी एक पार्ट था फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। देखिए बच्चों ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक है ना, तो बिजनेस को क्या चाहिए कि वो हर एक इंफॉर्मेशन को फुल डिस्क्लोज करे, यानी दिखाए। क्योंकि बताइए बिजनेस का मतलब इसका अंदर कौन काम करता है? रिकॉर्ड कौन करता है? सर अकाउंटेंट करता है। तो मैंने क्या बना दिया था? बिजनेस ही। आप लोग कौन है? सब लोग हम लोग अकाउंटेंट हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है ना। तो इस अकाउंटेंट को हर एक चीज़ ट्रू एंड फेयर सारी चीज़ें दिखानी चाहिए, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, हर एक चीज़ जो है डिस्क्लोज होना चाहिए, यानी जितनी भी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज़, कोई भी ऐसा मटेरियलिटी चीज़ जो छूट ना जाए। मटेरियलिटी चीज़ का मतलब ये हुआ कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ भी छूटने ना पाए, सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन जो यूज़र्स हैं उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया जा सके, उनको पता चल सके कि बिजनेस में क्या काम हो रहा है। तो ये फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही अकाउंटेंट जो है सारी चीज़ें डिस्क्लोज करता है, ठीक है ना। तो कहा गया बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन क्या होगा? अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स accounting reports should disclosed होना ही चाहिए बच्चों। इसमें ये नहीं कि आप जो है कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, शुड डिस्क्लोज होना ही चाहिए फुल्ली। देखिए शुड डिस्क्लोज फुल्ली एंड सच हो फेयरली द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्यों क्यों? द पर्पज ऑफ टू रिप्रेजेंट, ऑफ नहीं है, टू रिप्रेजेंट, ठीक है ना। पर्पज क्या है? क्योंकि हमको रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है? यूजर्स को करना है, ठीक है ना, जो बैठे हुए हैं लोग, इनको बताना है मुझको, यानी कुछ इन्वेस्टर होंगे, कोई ओनर होगा, आउटसाइडर कोई क्रेडिटर होगा, इन लोगों को मुझको बताना है सारी चीज़ें कि वो जानना चाहते हैं मेरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस हुआ, कहाँ से प्रॉफिट हुआ, कहाँ से लॉस हुआ, कौन कौन से खर्चे हुए हैं, हर एक चीज़ डिस्क्लोज होना चाहिए ना। तो ये कॉन्सेप्ट कौन कह रहा है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ही कह रहा है, ठीक है ना। यानी उसको क्या करना चाहिए? दे शुड, अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए? दे शुड बी ऑनेस्टी,
क्या होना चाहिए, वो ऑनेस्टी होना चाहिए, यानी उसको ऑनेस्टली जो है वर्क करना चाहिए। प्रिपेयर्ड, दे शुड ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड sufficiently डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, ठीक है ना बच्चों। हाँ, सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है सफिशिएंट उसको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कौन कौन से इंफॉर्मेशन, तो कहा गया विच इज ऑफ मटेरियल मतलब जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है ना। मटेरियल वो जानना चाहते हो कौन, जो यूजर्स हैं। मटेरियल इंटरेस्ट टू पार्टीज, जिसमें पार्टीज जो है इंटरेस्ट रखता है कि ऐसा क्या होगा, क्या होना। इंटरेस्ट टू पार्टीज हुआ, या पहले हम बात करते हैं प्रोप्राइटर्स। इंटरेस्ट टू प्रोप्राइटर्स, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल, और कौन, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर। वही जो मैंने अभी ऊपर बताया, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। अच्छा, ये बात है। तो बच्चों सारी की सारी चीजें जो है डिस्क्लोज करनी चाहिए। ये बात याद कौन कहता है, ये कौन कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये कौन कन्वेंशन बता रहा है, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। ये कहता है कि भैया आप सारी वो मटेरियल चीजें आप रिकॉर्ड करिए जिससे पार्टी जानना चाहती है। अब जानना चाहेगी कौन कौन सी पार्टी जानना चाहेगी, वो प्रोप्राइटर हुआ, या कोई पोटेंशियल क्रेडिटर्स हुआ, या इन्वेस्टर हुआ। ये लोग जानना चाहते हैं ना भैया क्या है क्या नहीं है, हर चीज जानना चाहते हैं। तो हर चीजें उसमें जो है रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये कौन कहता है, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, ठीक है ना। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। ये आपका कन्वेंशन है बच्चों, मटेरियलिटी कन्वेंशन। अब ये क्या कहता है, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। किसके अपोजिट है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के हैं सर। अपोजिट है मतलब क्या है आपका, देखो बिजनेस के लिए बच्चों, मान लीजिए ये बिजनेस किसका है, ये है जियो कंपनी का है, ठीक है ना। ये है जियो कंपनी, ठीक है। अच्छा, इसके पास एक कैलकुलेटर है, यानी यहाँ के अकाउंटेंट एक कैलकुलेटर यूज करते हैं, और कैलकुलेटर की जो प्राइस है वो है 100 रुपये, ठीक है। और 500, 600, यानी 500,000, 600,000, करोड़ रुपए का बिजनेस ये करती है। बिजनेस ये कंपनी जो है जियो कंपनी, सपोज एट एग्जांपल दे रहे हैं, पता नहीं कितना करती होगी, लेकिन समझिए इसका ट्रांजेक्शन 1000 ऑफ करोड़ में होगा, बहुत ज़्यादा रुपीज़ ये अर्न करता होगा। तो अब वो ये 100 रुपये का कैलकुलेटर जो है उससे टूट गया, या कहीं गायब हो गया, या नुकसान हो गया, तो क्या वो अब इसको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करे। आप खुद बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है। हाँ सर, बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। इतनी बड़ी कंपनी होकर के ये 100 रुपये, 50 रुपये का जो है वो काम करेगी। अच्छा, जियो कंपनी कोई आया, उसने चाय पिलाया लोगों को, 10 लोग आ गए, कहा ये लो भैया बैठिए चाय वो पीजिए, ठीक है। 30 रुपये का 3 लोगों के ऊपर खर्चा किया, 90 रुपये। अब बताइए 90 रुपये वो रिकॉर्ड करें। करोड़ों रुपए कमाने वाली कंपनी, अरबों रुपए कमाने वाली कंपनी अगर इन सब को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दे, तब तो वो कर चुकी रिकॉर्डिंग। तो कहा गया बच्चों वो चीज़ें जो किसी, ये डिपेंड करता है बिजनेस के लिए। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसके लिए भैया छोटी चीज़ है, लेकिन छोटा बिजनेस है तो उसके लिए तो भैया बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो ये डिपेंड करता है किसके लिए कोई चीज़ मटेरियल हो, किसके लिए कोई चीज़ मटेरियल ना हो। तो इमटेरियल हो गया ये जियो कंपनी के लिए क्या हो गया, इमटेरियल हो गया। और ऐसी चीज़ों को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। ये कौन सा बोलता है, मटेरियलिटी कन्वेंशन, ठीक है ना। मटेरियलिटी कन्वेंशन क्या कहता है कि बच्चों ऐसी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना है जो इमटेरियल हो बिजनेस के लिए। इतने बड़े बड़े करोड़ों का बिजनेस करने वाला अब ये 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये का रिकॉर्डिंग करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। हाँ सर, बात तो एकदम सही कह रहे हैं आप। तो कहा गया बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन द accountant should attach importance to material details। सिर्फ मटेरियल डिटेल्स को क्या करे, वो उससे अटैच्ड हो।
ठीक है ना। और इग्नोर करे, एंड इग्नोर, किसको इग्नोर करे? इग्नोर करे बच्चों, किसको? कहा गया इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स, ठीक है ना। यानी इममटेरियल चीज़ों को वो क्या करे? इममटेरियल चीज़ों को वो क्या करे? इग्नोर करे, ठीक है ना। इसको क्या करे? इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स को क्या करे? इग्नोर करे। बताइए इनसिग्निफिकेंट हुआ कि नहीं हुआ? जियो कंपनी के लिए हाँ सर हुआ। इतनी बड़ी कंपनी होकर के ये सब रिकॉर्ड करेगी, इतना बुरा वक्त आ गया है? तो कहा गया नहीं, ठीक है ना। हाँ बच्चों, तो और हम बात कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कहा गया द क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट एन आइटम में बी मटेरियल, व्हाट एन आइटम में बी मटेरियल फॉर वन पर्पस वाइल, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया, वाइल इममटेरियल फॉर अनदर। अभी ऊपर मैंने बताया आपको कि वो छोटी मोटी कंपनी होती तो उसके लिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यूज करता, मतलब वो उसके लिए तो मटेरियल होता वो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं बड़ी बड़ी जियो कंपनी के लिए तो क्या हो गया? वो इममटेरियल हो गया। छोटी छोटी लोगों के लिए तो भैया वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब मान लीजिए जो 500 200 300 रुपये कमाते हो, 600 रुपये कमाते हो, तो उनके लिए तो ये खर्चा मार्जिन रखता है ना। लेकिन अब जियो कंपनी के लिए क्या है? इममटेरियल। तो किसी के लिए वही चीज़ मटेरियल होती है और किसी के लिए वही चीज़ क्या होती है? इममटेरियल होती है, ठीक है ना। तो कहा गया कि दस द टर्म इममटेरियल या मटेरियलिटी is a subjective term, ठीक है ना। किसी के लिए वो मटेरियल है और किसी के लिए वो इममटेरियल है, ठीक है ना बच्चों। हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। तो बच्चों अगर सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें तो किस तरीके से हम लोग याद करेंगे? ऐसे कहेंगे पीएम यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर, और कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर एफएम, और कौन? एंड सीएम, ठीक है ना। रेज्ड, कहाँ जा रहे हैं भाई ये लोग? रेज्ड कहाँ पर? पार्लियामेंट ग्राउंड, पीजी। तो हमारे पीएम एफएम सीएम रेज्ड टू पार्लियामेंट ग्राउंड, ठीक है ना। रेज्ड टू पार्लियामेंट ग्राउंड, पीएम एफएम सीएम रेज्ड टू पार्लियामेंट। तो पीएम का मतलब प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एम का मतलब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद एफ का मतलब फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, और एम का मतलब मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। पीएम एफएम हो गया। फिर उसके बाद सीएम कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद रेस्ड RACED, यहाँ तक देखिए, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट और डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद पीजी का मतलब क्या हुआ? पीरियोडिकली कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसमें कन्वेंशंस भी हैं, तो आपको पता है कौन कौन से इसमें कन्वेंशंस बताइए जल्दी से। एक तो प्रूडेंस, ये तो हो गया कन्वेंशंस, और कौन इसमें था बच्चों? जल्दी बताइए सर। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ये भी कन्वेंशंस था, ठीक है ना। मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया, आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या? कन्वेंशंस, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस आप जो दिल करे वो कहिए। उसके बाद और हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर? सर और क्या कहें? और क्या? ठीक है, एक हो गया मटेरियलिटी, एक कॉन्सेप्ट कहिए, या इसको क्या कहिए? कन्वेंशंस कहिए, क्योंकि हम लोग कन्वेंशन में इसको लेकर गए थे तो कन्वेंशंस कहेंगे। उसके बाद ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी, याद है ना? कंसिस्टेंसी, ये भी क्या हो गया आपका? कन्वेंशंस हो गया, ठीक है ना। तो ये चार चीज़ें कन्वेंशंस थी, बाकी सब क्या थे बच्चों? कॉन्सेप्ट थे। लेकिन आप लोग को कैसे याद करना है? पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, यानी पूरे 13 कॉन्सेप्ट को बस ऐसे याद कर लेना है। हमको ये अब नहीं देखना है कि क्या है वो कन्वेंशंस है। अगर पूछ लिया तो हम लोग कैटेगराइज करना जानते हो। चार चीज़ें क्या हम लोग किस पार्ट में लाएंगे? कन्वेंशंस के पार्ट में लाएंगे। कौन है चार चीज़ कन्वेंशन? प्रूडेंस हुआ, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हुआ, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हुआ, और आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हुआ। बाकी सब के सब क्या है? कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरह पूछे कितने टोटल होते, प्रिंसिपल कितने होते, तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? पीएम एफएम एंड सीएम रेज्ड टू पीजी। पीएम का मतलब प्रूडेंस, मनी मेजरमेंट, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कॉस्ट, मटेरियलिटी, रियलाइजेशन, अप्रूवल कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, एंटिटी, डुअल एक्सपेक्ट और पीरियोडिक और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चों। हाँ सर, क्लियर? यस। तो थैंक यू बच्चों, सारी लेक्चर आप लोग जितने अब अच्छी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आई होप सो आपको क्लियरिटी भी आ रही होगी। कोई भी अगर दिक्कत हो रहा है आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट में उसको कमेंट कर दिया करिए, ठीक है ना।
और जितना भी कोशिश हो सके कि एक एक चीज़ लिखने की कोशिश करिए, खुद समझिए और डेली रिवीजन करिए। रिवीजन करने का मतलब आप लिख करके बस कुछ मत करिए, 2-4 मिनट उसको जो आपने लिखा उसको देख लिया करिए। देखिए मैं पिक्चर बना देता हूँ, बाकी सब पोथा इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आप जब पढ़ें तो समझ में आ जाए हमने क्या किया। डेली करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी बुक आप खुद लिख सकते हैं। हाँ सर समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए अब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फिर अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।